नेक्स्ट टॉपिक इज भारत और G20। सबसे पहले न्यूज में क्यों है। हाल ही में भारत ने पहली बार G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है। इस सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में वसुधैव कुटुंबकम अथवा एक पृथ्वी एक भविष्य एक परिवार की थीम के लिए पर आधार के साथ किया गया था। G20 के बारे में, यह अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने हेतु एक प्रमुख मंच है। यह वैश्विक अर्थव्यवस्था के समक्ष उत्पन्न होने वाले सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए नियमित बैठक करता है। G20 की उत्पत्ति, इसका गठन 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद किया गया था। इसका उद्देश्य वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए वैश्विक स्तर के आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करना है। उद्देश्य क्या है। यह सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर वैश्विक व्यवस्था और गवर्नेंस को आकार देने में और उसे मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके कार्य क्या क्या है। G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन प्रतिवर्ष होता है। इसकी अध्यक्षता क्रमिक रूप से बदलती रहती है। सम्मेलन का नेतृत्व तत्कालीन अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। ट्राइका अर्थात भूतपूर्व, वर्तमान और आगामी अध्यक्ष। G20 प्रेसिडेंसी में सहायक की भूमिका निभाते हैं। वर्तमान में ट्राइका में इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील है। G20 में 2 समानांतर ट्रैक शामिल हैं, फाइनेंस ट्रैक और शेरपा ट्रैक। इसका कोई स्थायी सचिवालय नहीं है। अब इसके बाद आते हैं सदस्य देश। तो सदस्य देश में कौन से हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, इसके अलावा मैक्सिको, इसके अलावा कनाडा। तो ये सब क्या हो गए, नॉर्थ अमेरिका से हो गए। अफ्रीका से कौन है, साउथ अफ्रीका है। ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलिया के लिए है। ठीक, एशिया से कौन कौन है, तुर्की, सऊदी अरब, जापान, चीन, भारत, इंडोनेशिया। यूरोप से कौन कौन से, यूनाइटेड किंगडम, रूस, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूरोपीय संघ। लैटिन अमेरिका से कौन कौन है, अर्जेंटीना और ब्राजील। और एशिया का एक देश और है, साउथ कोरिया। इसकी इकोनॉमी कितनी है, लगभग 2 ट्रिलियन की है। अब इसके बाद प्रतिनिधित्व देखें तो सबसे पहले वैश्विक जीडीपी में G20 की हिस्सेदारी 85% है, वैश्विक व्यापार में 75% और विश्व की आबादी में लगभग 75%। यह आंकड़ा अफ्रीकी संघ को इसमें शामिल करने से पूर्व का है। ठीक, मतलब अब तो इसके जो आंकड़े हैं वो और भी ज्यादा होंगे। G20 की उपलब्धियां, इसने कई वित्तीय संकटों से संबंधित मुद्दों का समाधान किया है, जैसे कि वैश्विक वित्तीय संकट 2008 और यूरोजोन संकट 2010। सेकंड, कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए $10 ट्रिलियन के पैकेज का यहां से अनाउंसमेंट किया गया। 2018 में यूएस से चीन व्यापार समझौता भी यहीं से हो पाया, मतलब ट्रेड वॉर की स्थिति में G20 के मंच से ही ट्रेड वॉर खत्म हुआ है और इनके बीच में समझौता हुआ। इसके बाद निम्न आय वाले देशों के लिए लाभ के लिए कर संबंधी सुधारों को भी इसी मंच से आगे बढ़ाया जा रहा है। अब इसके बाद है G20 सम्मेलन जो हाल में हुआ है उसके क्या आउटकम्स रहे हैं। तो सबसे पहले इस शिखर सम्मेलन में देशों ने सर्वसम्मति से G20 नई दिल्ली लीडर्स घोषणा पत्र, तो G20 नई दिल्ली लीडर्स घोषणा पत्र को अपनाया है। इसके क्या प्रावधान है हम आगे डिस्कस करेंगे। सेकंड है जैव ईंधन की खपत में बढ़ोतरी के लिए ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की शुरुआत की गई है। इसके अलावा है भारत मध्य पूर्व आर्थिक गलियारा IMEC को बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अफ्रीका को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। इसके अलावा अन्य आउटकम क्या है, पर्यावरण और जलवायु संबंधी पर्यवेक्षण के लिए G20 सैटेलाइट मिशन आरंभ किया गया है। इस मिशन का उद्देश्य ग्लोबल साउथ के देशों की मदद करना है। क्रिप्टो परिसंपत्तियों के रेगुलेशन के लिए वैश्विक वित्तीय विनियामक फ्रेमवर्क बनाने पर सहमति जताई गई है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उत्तरदायी तरीके से उपयोग करने पर बल दिया गया है। ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी
2020 बनाने पर भी सहमति जताई गई है। अब इसके बाद है G20 का महत्व, भारत के लिए या फिर विश्व के लिए G20 क्यों महत्वपूर्ण है। तो पहला है वैश्विक वित्तीय स्थिरता को समर्थन प्रदान करता है। दूसरा है वैश्विक विकास के समक्ष आने वाली जो चुनौतियां हैं उनके समाधान निकालने में मदद करता है। कैसे करता है, तो सबसे पहले गरीबी उन्मूलन, अवसंरचना हेतु वित्त पोषण और सतत विकास हेतु भी कई प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा मानव संसाधन और रोजगार को भी बढ़ावा देता है। कैसे मानव संसाधन को बढ़ावा देता है, तो 2014 में आयोजित ब्रिस्बेन शिखर सम्मेलन में G20 नेताओं ने 2025 तक संबल भागीदारी में लैंगिक अंतराल को 2012 की तुलना में 25% तक कम करने का लक्ष्य रखा था। इसका मतलब है इसके जो भी एजेंडे होते हैं उनमें मानव संसाधन, रोजगार आदि को भी शामिल किया जाता है। इसको 25x25 लक्ष्य के नाम से जाना जाता है। तो ब्रिस्बेन सम्मेलन में 25x25 लक्ष्य अपनाया गया था जो कि लैंगिक असमानता या फिर महिलाओं की कार्बन भागीदारी बढ़ाने से जुड़ा हुआ है। इसके बाद द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर करना। G20 के शिखर सम्मेलन के दौरान अलग से आयोजित द्विपक्षीय बैठकों में भी देशों के बीच कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समझौते होते हैं। मतलब एक प्रकार से यह प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर का कार्य करता है। ठीक है, अब भारत के लिए क्या क्या महत्व है इस मंच की, तो पहला महत्व है नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन करने में भारत को मदद मिली है। जैसे भारत को चर्चाओं के विषय को तय करने, तो अभी अध्यक्षता, इसलिए भारत ने चर्चाओं के विषय को एजेंडा क्या होगा उसको तय किया है। मुद्दों पर आम सहमति बनाने का काम किया है। विकास संबंधी भू राजनीतिक समस्याओं का समाधान करने की पेशकश की आदि के माध्यम से अपनी नेतृत्वकारी भूमिका को साबित करने का मौका मिला। दूसरी बात है ग्लोबल साउथ की भारत ने अभिव्यक्ति की है। G20 अध्यक्षता के जरिए भारत ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को बड़े वैश्विक मंच पर रखने, ग्लोबल साउथ की अभिव्यक्ति बनने के रूप में अपनी साख को मजबूत करने में सफल रहा है। उदाहरण के लिए भारत की पहल पर ही अफ्रीकी संघ को G20 का स्थायी सदस्य बनाया गया है। सेकंड है आर्थिक अवसर भी भारत के लिए सृजित हुए हैं। कैसे, G20 की अध्यक्षता भारतीय व्यवसायों को वैश्विक स्तर पर विस्तार करने के लिए व्यापार और निवेश को अधिक अवसर प्रदान कर रही है। सेकंड चीज है मतलब इन्वेस्टर भी, और यहाँ पर इन्वेस्टर, टूरिज्म और ट्रेड तीनों को बढ़ावा मिलने की चांस है। इसके अलावा भारत के प्रभाव में विस्तार हुआ है। तो भारत के प्रभाव में कैसे विस्तार हुआ है, शिखर सम्मेलन की मेजबानी करते हुए भारत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपनी समकालीन प्रगति, अपनी धरोहर, संस्कृति, परंपराओं का प्रदर्शन करने में सफल रहा है। इससे वैश्विक राजनीति में भारत का प्रभाव और विस्तार में बढ़ावा होगा। इसके बाद है भारत देशों के बीच आपसी विश्वास में वृद्धि हुई है। कैसे हुई है, भारत की उदारवादी छवि ने देशों के बीच आम सहमति बनाने और पश्चिम पूर्व ध्रुवीकरण, उत्तर दक्षिण विभाजन को कम करने में मदद की है। सेकंड है, लास्ट है, अपने हितों को ध्यान में रखकर एजेंडा बनाने, विश्व व्यवस्था को आकार देने, मतलब भारत ने अपने इंटरेस्ट के अनुसार विश्व व्यवस्था को आकार देने का काम किया है। इसलिए अब लक्ष्य या फिर जो ग्रुप है भारत के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कैसे किया है, भारत G20 अध्यक्षता का उपयोग अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार वैश्विक एजेंडे को नया आकार देने, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने हितों को बढ़ावा देने के लिए कर रहा है। इसलिए भारत ने अपने सेल्फ इंटरेस्ट है या फिर नेशनल इंटरेस्ट है उनको बढ़ावा देने के लिए भी इस मंच का प्रयोग किया है। भारत की G20 प्राथमिकताएं कौन कौन सी है, सबसे पहले है हरित विकास, जलवायु वित्त और पर्यावरण के लिए जीवन शैली। तो हमने हरित विकास, ग्रीन डेवलपमेंट, इसके बाद है क्लाइमेट फंडिंग। इसके अलावा लाइफ पहल को हमने अपनी प्राथमिकता बनाई। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में तकनीकी रूपांतरण, मतलब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर आदि को, DPI को भारत ने अपनी प्राथमिकता बनाई है। इसके अलावा आर्थिक विकास के क्षेत्र में देखा जाए तो भारत ने तुरंत लचीला और समावेशी विकास, 21 सेंचुरी के लिए वैश्विक संस्थाएं, गवर्नेंस रिफॉर्म से जुड़ा हुआ मुद्दा है जो कि भारत इंटरनेशनल लेवल पर गवर्नेंस रिफॉर्म की बात कर रहा है। इसलिए भारत ने एक थीम के रूप में 21 सेंचुरी के लिए बहुपक्षीय संस्थाएं, अर्थात आज की प्रेजेंट डे जो रियलिटी है उसके अनुसार गवर्नेंस या फिर जो वैश्विक संस्थाएं हैं वो होनी चाहिए। इसके अलावा भारत ने कहा है कि SDG पर प्रगति में तेजी लाना चाहिए, महिलाओं के नेतृत्व में विकास करना चाहिए। ठीक है, तो भारत ने यहाँ पर बोला है वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात की है। अब इसके अलावा है भारत को इस मंच पर चुनौतियां कौन कौन सी हैं जिनका भारत सामना कर रहा है। तो पहला है सदस्यों के बीच में अलग अलग प्राथमिकताएं।
ये मुद्दे महत्वपूर्ण समस्याओं व आम सहमति तक पहुंचने में उनके प्रति एक सर्वसम्मतिपूर्ण दृष्टिकोण बनाने में मुश्किल पैदा करते हैं। तो सबसे पहले हम सेकंड, प्रभावी शक्ति का अभाव। तो क्या है इसका मतलब? गौरतलब है कि G20 संस्था और इसके समझौते कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होते हैं। इस कारण इसके समझौते अधिक प्रभावी साबित नहीं होते हैं, अर्थात G20 एक प्रभावी शक्ति के रूप में अपना प्रभाव स्थापित नहीं कर पा रही है। दूसरा है वैश्विक भू राजनीतिक तनाव भी भारत की समस्या था। कैसे है समस्या? G20 के कई देशों के बीच में भू राजनीतिक तनाव है जो सहयोग की भावना को कमजोर करता है। इसके कारण कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर आम सहमति नहीं बन पाती है। इसके अलावा फोर्थ चुनौती है वैश्विक चुनौतियों के प्रति अपर्याप्त प्रतिक्रिया। G20 समूह के मौजूदा दौर में प्रमुख वैश्विक चुनौतियों जैसे कि जलवायु परिवर्तन, असमानता को कम करने की दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की है। इस कारण इसकी आलोचना की जाती रही है। नेक्स्ट है सीमित जवाबदेही और पारदर्शिता, मतलब G20 पर सीमित जवाबदेही है और पारदर्शिता के लिए कोई तंत्र नहीं है। तो इसको एक्सप्लेन करें। इस समूह की अधिकतर कार्रवाइयां गोपनीय रूप से होती हैं। इस वजह से इन कार्रवाइयों की सार्वजनिक जांच नहीं हो पाती है। जवाबदेही भी सीमित होती है। G20 का कोई औपचारिक चार्टर नहीं है। इस बात है बढ़ता संरक्षणवाद। तो G20 के समक्ष एक चुनौती क्या है? बढ़ता संरक्षणवाद। कैसे है? विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच संरक्षणवाद और व्यापार संबंधी तनाव की प्रवृत्ति देखी जा रही है, जैसे कि यूरोप द्वारा फाइटोसैनिटेशन और सैनिटेशन मानदंडों का प्रयोग किया जाता है ताकि भारत से होने वाले इंपोर्ट को रोका जा सके। इसके अलावा यूरोप का जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है वह भी एक प्रकार की संरक्षणवादी प्रवृत्ति को दिखाता है। इससे पहले जो अतीत में जो ट्रेड वॉर चल रहा था वह भी एक संरक्षणवादी प्रवृत्ति को दिखाता है। आगे की राय क्या होनी चाहिए? तो सबसे पहला है समावेशिता। इट्स मीन इस समूह को अपनी पहुंच में विस्तार करने के लिए गैर सदस्य देशों और गैर सरकारी अभिकर्ताओं तक भी अपना विस्तार करना चाहिए। उनको अपने मंच में बुलाना चाहिए, उनके साथ चर्चाएं करनी चाहिए, साथ ही उनकी चिंताओं को मंच पर उठाते हुए विचार भी करना चाहिए। आंतरिक संघर्षों से बचना। तो कैसे बच सकते हैं? सामूहिक कार्यवाही, सामूहिक समस्या समाधान जैसी कार्य विधि को प्रोत्साहित करके। तो सामूहिक कार्यवाही, ज्वाइंट एक्शन, ज्वाइंट प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसी कार्य विधियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इससे समाधान पारंपरिक रूप से समाधान समान विचारधारा वाले देशों तक सीमित नहीं रहेगा। प्रभावी कार्यान्वयन को अपनाना। शिखर सम्मेलन में शामिल हुए नेताओं को अपनाए गए संकल्पों का तेजी से कार्यान्वयन करने के लिए इस समूह की भूमिका को मजबूत करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है निरंतरता बनाए रखना। सामूहिक कार्रवाई को निरंतर रूप से बढ़ावा देने की जरूरत है। साथ ही अलग अलग देशों की अध्यक्षता में आयोजित हुए शिखर सम्मेलनों में उठाए गए मुद्दों पर चर्चा करना भी जारी रखना चाहिए। अब इसके बाद देखते हैं न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में क्या क्या है। सबसे पहले सतत विकास लक्ष्यों पर तेजी से प्रगति करना। तो इसके लिए क्या क्या है? इस घोषणा पत्र में विकास के लिए डेटा फॉर डेवलपमेंट के उपयोग पर G20 सिद्धांतों का समर्थन किया गया है। साथ ही विकास संबंधी दृष्टिकोण निर्माण के लिए डेटा पहल शुरू की गई है। खाद्य मूल्य अस्थिरता से बचने, अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कृषि बाजार सूचना प्रणाली तथा भू पर्यवेक्षण वैश्विक निगरानी समूह को मजबूत बनाने पर बल दिया गया है। इसके अलावा इस मंच पर वन हेल्थ अप्रोच को बढ़ावा दिया गया है। अब नेक्स्ट थीम क्या है? मजबूत, संधारणीय और संतुलित विकास। इस दिशा में क्या क्या काम हुए हैं? तो G20 शिखर सम्मेलन 2023 में वित्तीय समावेशन कार्य योजना पर सहमति व्यक्त की गई है। इसका उद्देश्य व्यक्तियों MSME के लिए वित्तीय समावेशन का विस्तार करना है। इस थीम पर दूसरा काम क्या हुआ है? वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं GBC की मैपिंग हेतु G20 जेनेरिक फ्रेमवर्क अपनाने पर सहमति बनी है। इसका लक्ष्य सदस्य देशों की जोखिम को पहचानने की क्षमता और लचीलापन बढ़ाने में मदद करना है। इसके अलावा थर्ड पॉइंट क्या है? स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप का गठन किया गया है। महिला सशक्तिकरण के लिए
महिला सशक्तिकरण पर एक अलग से कार्य समूह बनाया जाएगा जो लैंगिक समानता, सशक्तिकरण, महिला नेतृत्व को प्राथमिकता देगा। इसके अलावा 21 सेंचुरी के लिए वैश्विक संस्थान, इस थीम पर हमने क्या काम किया है। G20 में पहली बार UNGA 75/1 पर समझौता संपन्न हुआ है। संयुक्त राष्ट्र महासभा 751 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सुधार से जुड़ा हुआ समझौता है। बहुपक्षीय विकास बैंक पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क पर G20 की स्वतंत्र समीक्षा की सिफारिशों को लागू करने के लिए रोड मैप तैयार किया गया है। इसके अलावा है प्रौद्योगिकी रूपांतरण, मतलब टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन एंड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें क्या किया गया है, तो घोषणा पत्र में वन फ्यूचर अलायंस नामक स्वैच्छिक पहल शुरू की गई है। यह पहल निम्न और मध्यम आय वाले देशों में DPI के कार्यान्वयन में सहायता प्रदान करेगी। भारत एक ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने और उनके रखरखाव की योजना बना रहा है। क्रिप्टो करेंसी के लिए क्या क्या किया गया है, क्रिप्टो परिसंपत्तियों के लिए समन्वित व व्यापक तथा एक विनियामक फ्रेमवर्क का समर्थन करने हेतु संयुक्त रोडमैप तैयार किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय कराधान के लिए क्या पहल हुई है, सदस्य देशों ने द्विस्तंभ ट्विन पिलर आधारित अंतर्राष्ट्रीय पैकेज पर प्रतिबद्धता व्यक्त की है। इनमें से एक स्तंभ में बाजार अर्थव्यवस्थाओं को अधिक कर अधिकार सौंपने के लिए नए गठजोड़ बनाने, लाभ हस्तांतरण करने से लाभ हस्तांतरण नियम के विकास से संबंधित है। दूसरा स्तंभ वैश्विक न्यूनतम कर के विकास से संबंधित है। हर डेवलपमेंट के लिए क्या किया है, नवीकरणीय ऊर्जा क्षमताओं को 3 गुना करने के प्रयास को आगे बढ़ाने पर बल दिया गया है। इसके अलावा महत्वपूर्ण थीम क्या है, ग्रह लोक शांति और समृद्धि के लिए यूक्रेन मुद्दे पर आम सहमति। सभी सदस्य देश संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुरूप क्षेत्रीय अखंडता संप्रभुता के सिद्धांतों को बनाए रखने पर सहमत हुए हैं। मतलब यूक्रेन मुद्दे पर क्या बोला गया है, इस बैठक में सभी सदस्य देशों ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुरूप क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के सिद्धांत को बनाए रखने पर सहमति दिखाई है। इसके अलावा रूस यूक्रेन युद्ध के वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों पर भी चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त उन रचनात्मक पहलुओं का भी स्वागत किया गया है जो यूक्रेन में व्यापक, न्यायसंगत और स्थायी शांति का समर्थन कर सकते हैं। इसके बाद है थीमेटिक रोडमैप और सिद्धांत को बढ़ावा देने की बात भी की गई है, जैसे कि सूचना तक MSME की पहुंच के लिए जयपुर कॉल फॉर एक्शन को अपनाया गया है। इसका लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में MSME के समीकरण को बढ़ावा देना है। सतत लचीली और ब्लू इकोनॉमी पर चेन्नई उच्च स्तरीय सिद्धांतों को अपनाया गया है। इसके अलावा G20 ग्लोबल लैंड इनिशिएटिव को मजबूती प्रदान करने के लिए गांधीनगर में इम्प्लीमेंटेशन रोडमैप GIR गांधीनगर इम्प्लीमेंटेशन रोडमैप को अपनाया गया है G20 ग्लोबल लैंड इनिशिएटिव को बढ़ावा देने के लिए। खाद्य सुरक्षा और पोषण पर डेक्कन उच्च स्तरीय सिद्धांत 2023 को प्रभावी बनाने पर बात की गई है। संधारणीय पर्यटन के प्रसार हेतु विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के समाधान हेतु गोवा रोडमैप पर बात की गई है। तो ये अलग अलग शहरों के नाम हैं जहां पर इनसे जुड़ी बैठकें हुई हैं, जैसे जयपुर में MSME के लिए सूचनाओं तक और वित्त तक कैसे सुविधा प्रदान की जाए, तो उसके लिए बैठक हुई थी। तो इसी प्रकार से हर बैठक के नाम पर वहां पर जो चार्टर बन गया है उसका नामकरण किया गया है। अब इसके बाद है IMEC। इसी शिखर सम्मेलन के तहत IMEC शुरू किया गया है। G20 शिखर सम्मेलन में भारत मध्य पूर्व आर्थिक गलियारे की स्थापना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। इस MOU पर भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, सऊदी अरब, यूरोपीय संघ, UAE, फ्रांस, जर्मनी, इटली ने हस्ताक्षर किए हैं। IMEC में रेल मार्ग, जहाज, रेल, पारगमन, सड़क परिवहन शामिल होंगे। इसमें 2 गलियारे शामिल हैं, पूर्वी गलियारा
यह भारत को अरब सागर से जोड़ेगा। दूसरा है उत्तरी गलियारा, यह अरब सागर की खाड़ी को यूरोप से जोड़ेगा। इसका उद्देश्य क्या है? एक विश्वसनीय, तो उद्देश्य हमें अच्छे से याद कर लेना है, एक विश्वसनीय व लागत प्रभावी सीमा पार जहाज रेल पारगमन नेटवर्क का निर्माण करना है। यह भारत, यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन, इजराइल, यूरोप के बीच वस्तुओं और सेवाओं के पारगमन को सक्षम बनाएगा। रेल लाइन बिछाने के अलावा इस परियोजना की भागीदारों के अन्य उद्देश्य हैं विद्युत और डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए केबल बिछाना तथा स्वच्छ हाइड्रोजन के निर्यात के लिए पाइपलाइन बिछाना। सेकंड, यह परियोजना वैश्विक अवसंरचना निवेश साझेदारी पीजीआईआई का हिस्सा है। पीजीआईआई की घोषणा 2021 में यूनाइटेड किंगडम में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के तहत की गई थी। इसे चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा रहा है। पीजीआईआई के तहत अन्य संचालित प्रोजेक्ट है ट्रांस अफ्रीका कॉरिडोर। अब नेक्स्ट है आईएमईसी का महत्व। तो सबसे पहले हम भारत के लिए महत्व देख लेते हैं। इससे भारत और यूरोप के बीच में व्यापार में लगभग 40% तक की वृद्धि होगी। चूंकि कनेक्टिविटी कम होगी, लॉजिस्टिक कॉस्ट में गिरावट आएगी, इसलिए भारत और यूरोप के बीच में जो व्यापार है उसमें 40% तक की वृद्धि होगी। इससे लॉजिस्टिक लागत में कमी आएगी, साथ ही भारत और अन्य देशों के बीच में वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। इससे भारत की एक्ट बेस्ट पॉलिसी को मजबूती मिलेगी। अब वैश्विक महत्व को जान लेते हैं। वैश्विक व्यवस्था का झुकाव यूरेशिया की ओर करने में महत्वपूर्ण भूमिका मिलेगी। अभी जो वैश्विक व्यवस्था चल रही है उसमें यूरोप, पैसिफिक, इनकी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है। यदि हम वैश्विक भूमिका को यूरेशिया पर सेंट्रिक करना चाहते हैं तो इसमें आईएमईसी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। कैसे निभा सकता है? यह अधिक संतुलित और परस्पर संबद्ध यूरेशियाई व्यवस्था को बढ़ावा देगा। तो इसमें क्या है, इस कॉरिडोर के माध्यम से यूरोप और एशिया को आपस में जोड़ने की मदद मिलेगी। तो इससे अधिक संतुलित और परस्पर संबद्ध यूरेशियाई व्यवस्था को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। संयुक्त राज्य अमेरिका एवं यूरोप जैसे विकसित क्षेत्रों तथा भारत, सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात जैसी उभरती शक्तियों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। व्यापार सुविधा और पहुंच में वृद्धि होगी। यह गलियारा एकीकृत व्यापार मार्ग का निर्माण करेगा जिससे निम्नलिखित लाभ होंगे। पहला, देशों के बीच में व्यापार लागत में कमी आएगी। दूसरा, बाजार पहुंच को बढ़ावा मिलेगा। तीसरा, निवेश के अवसरों में वृद्धि होगी। नेक्स्ट, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में वृद्धि। यह बेहतर परिवहन अवसंरचना, सीमा पार सहयोग, ऊर्जा आपूर्ति, लॉजिस्टिक क्षमताओं को बढ़ावा देगा। तो क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में वृद्धि होगी। किन किन सेक्टर में? एक तो परिवहन कनेक्टिविटी, सीमा पार सहयोग में वृद्धि, ठीक, तो मतलब पीपल टू पीपल का संपर्क बढ़ेगा। इसके अलावा है एनर्जी कनेक्टिविटी। इसके बाद है लॉजिस्टिक क्षमताओं को भी बढ़ावा मिलेगा और इन सब के फलस्वरूप फाइनली जो रीजनल कनेक्टिविटी है उसमें इंप्रूवमेंट होगा। नेक्स्ट है आर्थिक एकीकरण। अब चूंकि अर्थव्यवस्थाएं में जब रीजनल कनेक्टिविटी आएगी, रोड, रेल आदि ट्रांसपोर्ट के माध्यम से जब अर्थव्यवस्था आपस में जुड़ेंगी तो उससे आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा मिलेगा। तो इसमें भारत, पश्चिम एशिया, यूरोप के बीच में आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा मिलेगा और इससे एक ग्लोबल वैल्यू चेन उभर कर आएगी जिसमें ये सभी देश आपस में साझेदार होंगे। राजनयिक सहयोग। इस गलियारे के कारण विकसित होने वाले घनिष्ठ संबंधों से सुरक्षा, आतंकवाद से निपटने में मदद, क्षेत्रीय स्थिरता के मामले में सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। सुरक्षित क्षेत्रीय कनेक्टिविटी यह वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को अधिक मजबूत बनाएगा। सतत विकास। आईएमईसी के निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। स्वच्छ ऊर्जा के विकास और निर्यात को बढ़ावा देना, ऊर्जा ग्रिड और दूरसंचार का विस्तार करना, स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों का अंगीकरण करना, सभी के लिए इंटरनेट तक समान पहुंच सुनिश्चित करना। अब इसके बाद देखते हैं आईएमईसी के समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं। तो पहला है परियोजनाओं से जुड़े क्षेत्र
की जटिल भू राजनीति। क्या है जटिल भू राजनीति? इस गलियारे का विस्तार कई देशों तक किया जाना प्रस्तावित है। इस तरह अलग अलग राजनीतिक प्रणालियों हितों वाले देशों को एक साथ जोड़ना बड़ी चुनौती है। इनमें से कई देशों के बीच पहले से ही तनावग्रस्त संबंध है। उदाहरण के लिए सऊदी अरब इजराइल के बीच संबंधों को लेकर अनिश्चितताएं मौजूद हैं। ये परियोजना पर सहयोग में बाधा उत्पन्न कर सकती है। नेक्स्ट है मौजूदा प्रतिद्वंद्विता। चीन इस आर्थिक गलियारे का रणनीतिक रूप से प्रतिस्पर्धी रहा है। ऐसे में वह व्यापार और निवेश को अपने गलियारे की ओर मोड़ने की कोशिश कर सकता है। चीन के इस प्रयास से आईएमईसी की प्रभावशीलता कम होने की आशंका है। इसके अलावा आईएमईसी गलियारा एक वैकल्पिक भूमि मार्ग प्रदान करेगा। इससे व्यापार के लिए स्विच नहर का विकल्प उपलब्ध होने के कारण क्षेत्र में मिस्र की प्रभुत्व भी प्रभावित हो सकता है। तो मिस्र भी इसका एक प्रकार से मिस्र के लिए भी एक कॉम्पिटिटिवनेस एनवायरनमेंट क्रिएट होगा और मिस्र के जो इंटरेस्ट हैं उनके साथ भी कॉन्फ्लिक्ट होगा। अभी कुछ फॉरेन पॉलिसी एनालिस्ट मान रहे हैं कि जो हमास की कार्रवाई है उसमें ईरान से ज्यादा प्रभाव चीन का है। मतलब जो चीन ने हमास को उकसाया है कि आप कार्रवाई करो ताकि जो यूएस और इजराइल के बीच में, यूएस और सऊदी अरेबिया के बीच में जो सिक्योरिटी डील हो रही थी वह रुक जाए। सेकंड, सऊदी अरेबिया और इजराइल के बीच में जो डील हो रही थी वह रुक जाए। इसके अलावा जो आईएमईसी जैसी प्रोजेक्ट हैं जो चीन की बीआरआई के लिए चुनौती उत्पन्न कर सकते हैं उनमें भी रुकावट आए। इसके अलावा नेक्स्ट है लॉजिस्टिक चुनौती। विविध अब इसमें प्रोजेक्ट में क्या किया जा रहा है, बहुत सारे भौगोलिक क्षेत्रों, विनियामक प्रक्रियाओं, विभिन्न प्रोटोकॉल, वित्तीय तंत्र, ढांचागत क्षमताओं वाले देशों को आपस में जोड़ने की बात की जा रही है और इससे एक मल्टी मॉडल नेटवर्क बनाने की बात की जा रही है। तो इससे क्या होगा, फाइनली इनको जोड़ पाना ही अपने आप में चुनौती है। नेक्स्ट है सुरक्षा संबंधी चुनौती। जैसा कि अभी देखा गया है कि वेस्टर्न एशिया में बहुत सारे आतंकवादी संगठन, हूती विद्रोही आदि एक्टिव हैं जो हेलीकॉप्टर के माध्यम से यहाँ आने वाले जहाजों पर हमला कर रहे हैं। तो इससे इस क्षेत्र के में आतंकवाद, संघर्ष, राजनीतिक अस्थिरता को बढ़ावा मिलती है, जिससे जो परियोजना है आईएमईसी उसके सही से कार्यान्वयन में सुरक्षा की समस्या आएगी। मल्टी मॉडल मार्गों के साथ समस्या। तो यह क्या है, आईएमईसी में भूमि समुद्र दोनों मार्ग शामिल है। इसमें केवल भूमि आधारित मार्ग या केवल समुद्र आधारित मार्ग की तुलना में मल्टी मॉडल विकास की लागत बढ़ सकती है। वित्तीय प्रतिबद्धताएं, तो यह भी एक समस्या है। इसमें वित्तीय लागत के संदर्भ में प्रतिबद्धता की कमी है। इस प्रोजेक्ट में आने वाले महीनों में अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है। अब इस बात देखते हैं आगे की राय कि आगे किस प्रकार से भारत को डील करना चाहिए या फिर जो भी इसमें स्टेक होल्डर कंट्री है वो आगे किस प्रकार से डील कर सकते हैं। तो इस गलियारे के सभी भागीदार देशों के बीच संभावित संघर्षों के कारण को कम करने के लिए राजनयिक संवाद और एकीकृत विजन स्थापित किया जाना चाहिए। सीमा शुल्क प्रक्रियाओं जैसे कि विनियामक फ्रेमवर्क में सामंजस्य स्थापित करना चाहिए और वित्तीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना चाहिए। खुफिया जानकारी साझा करके रक्षा सुरक्षा पर क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करना चाहिए। साथ ही सुरक्षा संबंधी खतरों से निपटने के लिए संयुक्त पहलें आरंभ करनी चाहिए। सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, निजी क्षेत्रकों की संस्थाएं सहित कई हितधारक में निवेश आकर्षित करने के लिए मजबूत वित्तीय ढांचा तैयार करना चाहिए। इसके बाद है मजबूत भारत। मध्य पूर्व में भारत की रुचि बढ़ने के कारण सुरक्षा स्थितियों का बेहतर होना और राजनीतिक स्थिरता का बढ़ाना। दूसरी बात है भारत के यहाँ पर कई सारे भू राजनीतिक हित हैं, जैसे कि मध्य पूर्व का महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों के निकट होना, आतंकवाद, उग्रवाद के खतरे से निपटने में मध्य पूर्व की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसके अलावा ऊर्जा सुरक्षा के लिए भी मध्य पूर्व महत्वपूर्ण है। इसके अलावा डायस्पोरा के लिए भी मध्य पूर्व महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर 8 मिलियन मतलब 80 लाख
80 लाख भारतीय यहाँ पर रहते हैं और यहाँ से काम करते हैं, जो कि भारत में $50 बिलियन रुपये भी पहुंचाते हैं। रक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र के देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंध काफी मजबूत रहे हैं। इनमें कतर के साथ रक्षा समझौता, यूएई, सऊदी अरब, ओमान और इजराइल के साथ खुफिया जानकारी साझा करने संबंधी समझौते शामिल हैं।